हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 5 का, जो कि थी शुक्र नीति। उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शुक्र नीति की प्रमाणिकता पर बहस के क्या क्या बहस की गई है कि ये रियल है कि नहीं है और इसको किसने लिखा है, इस पर विचार विमर्श जो हम देखने वाले हैं। जो शुक्र नीति है वो हमारा प्राकृत नीति जो है, जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है। इसमें सारे राजनीति और राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। तो आज है शुक्र नीति की प्रमाणिकता पर बहस। तो शुक्र नीति जो राजनीतिक, सरकार और नैतिकता के अध्ययन पर एक ग्रंथ है। यह कभी कभी कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के विपरीत भी होती है। ये सेम नहीं है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और शुक्र नीति के जो बारे में बताया गया है, ये एक दूसरे से मतलब अपोजिट भी है। ठीक है ना। तो जबकि कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि पांडुलिपि बाद में गढ़ी गई थी, दूसरों का कहना है कि शुक्राचार्य द्वारा की गई एक वास्तविक काम है। दो तरह के मत है इसमें। कोई बोलता है कि जो पांडुलिपि है जो हमारे पास है, ये तो बाद में बनाई गई है, ये बाद की है, इतनी पुरानी नहीं है जितनी हम उसको मानते हैं। ये शुक्र जी ने खुद नहीं लिखी है, ये तो बाद में लिखी गई है औरों के नाम पर, और इनके नाम पर इसको वो कर दिया गया है। और कुछ लोग मानते हैं नहीं नहीं, ये शुक्राचार्य की वास्तविक काम है, वास्तविक वो है रचना। बट इस पे अब वो ये विचार विमर्श है, तो इस पे बहुत सारी बहस है। तो बहस के कुछ तर्क हम देखते हैं। तो जैसे कि मत्स्य पुराण को छोड़कर, जो कि कुछ हद तक आधुनिक स्रोत है, शुक्र नीति किसी भी प्राचीन भारतीय लेखन में कहीं नहीं दिखाई देती। मतलब शुक्र नीति जैसे कि जो हमारे वेद और जो लेख है ना, वो एक दूसरे से भी कोरिलेट कर जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेम सेम मिल जाती है। तो उसी तरह से मत्स्य न्याय तो इसमें देखने को मिलता है। आपने मत्स्य न्याय बहुत बार पढ़ा होगा। तो मत्स्य न्याय इसमें भी देखने को मिलता है। तो इसको छोड़कर है ना, सारी चीज़ आधुनिक स्रोत है। सब कुछ इसमें आज के टाइम का बताया गया है। ये जो आज के जो इसके अंदर जो विचार है ना, वो जो आज के जो प्रणाली के विचार है ना, उससे मेज मेज बोल रहे मेल खाते हैं, मेल मैच होते हैं उससे। ठीक है। तो भाषा और लेखन शैली अन्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों से भिन्न है, जो इस संभावना को बढ़ाती है कि इसे बाद में लिखा गया है। अब ये इतनी डिफरेंट है, इसमें जो 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 चीज़ें बताई गई वो बिल्कुल डिफरेंट है। और किसी अन्य जो हमारे उपनिषद हैं या फिर जो वेद हैं या कुछ भी जो हमारे पास लिखित में, उनमें से कहीं भी नहीं मिलता। ये जो भी इन्होंने बताया वो मेल ही नहीं खाता किसी से। तो इसलिए बोलते हैं कि ये तो आधुनिक स्रोत है, ये बाद में लिखा गया है, इतना पुराना नहीं है जितना हम इसको मानते हैं। और कुछ बोलते हैं ये तर्क ग्रंथों के बीच सामग्री में समानता के कारण शुक्र नीति अर्थशास्त्र की प्रतिकृति है। और ये कुछ ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल समानता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि बोलते हैं कि समान नहीं है, ये अपोजिट जा रहे हैं। और ये कुछ कहते हैं कि लोग वही वाली होते हैं, लोगों का तो काम है कहना। तो कुछ बोलते हैं ये बिल्कुल समान है, ये तो अर्थशास्त्र की तरह ही लिखी गई है। ठीक है। फिर अब इसके प्रमाणिकता के पक्ष में भी कुछ तर्क है, वो भी हम देखते हैं। फिर हम प्रमाणिकता के खिलाफ देखेंगे। ये भी वैसे खिलाफ थे बट एक पर्टिकुलरली पूरा दिखा रखा है, वो देखते हैं। तो पक्ष में क्या है? पहला है राजनीतिक, सरकारी और सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं की गहन व्याख्या प्रदान करती है। ये हमें क्या देती है? जो हमें अपना शासन कैसे चलाना चाहिए, सरकार कैसे चलानी चाहिए, सामाजिक संस्थाएं बिठानी चाहिए, सब कुछ ये ना, ये आज के जो सिस्टम है ना हमारा, उससे मेल खाता है पूरा पूरा, जो प्राचीन भारत में आम थी। और ये प्राचीन भारत में भी थी, ये कह रहे जो पक्ष वाले थे। क्योंकि विवरण अन्य लेखों ने मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अन्य लेखों में नहीं है तो क्या हुआ। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये स्वतंत्र रूप से लिखी गई हो, उस पर किसी का प्रभाव ना हो, वो सारे प्रभाव के अंदर लिखी गई हो, दबाव में लिखी गई हो। इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखा है तो ये डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो फिर दूसरा क्या है इसका तर्क? बोलते हैं उपनिषदों, वेदों, अन्य प्राचीन भारतीय लेखकों का पाठ में अन्य साहित्यिक और दार्शनिक कार्यों के साथ उल्लेख किया गया है। इनका अर्थ है कि ये लेखक पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली के जानकार थे। और ग्रंथ में शुक्र नीति के बारे में हो या ना हो, वो नहीं है, बट शुक्र नीति में और ग्रंथ के बारे में है। ये समझ रहे हो आप? उपनिषद वेदों को उन्होंने पूरा देखकर, पूरा पढ़कर, पूरा ध्यान में रखकर ये जो ये शुक्र नीति है ना वो बनाई गई है। तो वो कह रहे हैं इसके तो वो कितने बड़े ज्ञान ज्ञान करता थे, मतलब उनके अंदर कितना ज्ञान था। तो वो ये बता रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट है शुक्र नीति कराधान, कूटनीति, युद्ध और नैतिकता जैसे विषयों पर विचार विस्तार करती है। मतलब ये कैसे कैसे? कूटनीति, रणनीति को कूटनीति बोलते हैं। ठीक है। युद्ध और नैतिकता की जो विषय हैं, विचार हैं,
उनको विस्तार करती है और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की बहुमुखी तस्वीर पेश करती है और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती है। समाज के संरचना को भी बताती है किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से हम इसमें नैतिक भाव बना के रख सकते हैं, भाईचारा बना के रख सकते हैं। इससे पता चलता है कि इसके निर्माण के पीछे एक सक्षम और कुशल लेखक का हाथ है। इससे पता चलता है कोई बुद्धिमान ही होगा ना जो इतना डीपली थॉट लिख सकता है, इतना डीपली थिंकिंग करके लिख सकता है, तो वो एक कोई बुद्धिमान होगा ना। तो वो ये बताते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भले ही ये पुरानी टाइम में लिखी गई हो ना लिखी गई हो, उससे क्या, बट इसके अंदर जो वैल्यूएबल थिंग है, जो इसके अंदर जो अच्छाई है, जो हमें समझनी चाहिए, वो तो हम ले सकते हैं, उसमें उसको लेने में क्या दिक्कत है। ये बोलते हैं पक्ष वाले। और खिलाफ वाले बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति और घटनाओं के संदर्भ देते हैं या तो पुराने हैं या प्रासंगिक बनाने के लिए चुनौतीपूर्ण है। मतलब इसमें तो कुछ ऐसे ऐसे जो घटनाएं बताई गई हैं, जैसे कि उदाहरण इसमें दे रखा है कुरु वंश के बारे में। कुरु वंश तो अभी का है, मतलब इनके टाइम का नहीं है, इतना मिड का है, हमारे टाइम से पहले को, और शुक्र नीति उससे भी पहले की, इस तरह से। तो ये कहता है कुरु वंश जैसे वंश का इसमें जो उल्लेख दे रखा है, तो इससे तो ये पता चलता है कि ये आधुनिक टाइम की, ये पुरानी नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है, आधुनिक टाइम की। ऐसे ही पता चल रहा है इसकी प्रासंगिकता पर ये प्रश्न उठाती है कि जो ऐसे ऐसे जो इसमें जो दे रखे हैं उन सब पर। फिर दूसरा है भाषा और लेखन शैली। इसकी जो लेखन शैली है वो बहुत आधुनिक है, इतनी पुराने टाइम की लगती ही नहीं है, और जो भारतीय ग्रंथ है उनसे बहुत भिन्न है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो संभावना को बढ़ाते हैं, इसे बाद में लिखा गया है। ऐसे अर्थशास्त्र जैसे समझ लो ना, इससे इतनी भिन्न है, इतनी अलग है, जो इस संभावना को बढ़ाते हैं कि ये बाद की लिखी गई, क्योंकि आज की शैली में लिखी गई है, थोड़ी आधुनिक है। पुराण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ या ग्रंथोपनिषद किसी से भी मैच नहीं खाती इसकी जो शैली है, भाषा लिखने का तरीका बोले तो। पूरा जो है इनका जो है, पूरा जो सारांश एक तरह से बोले तो शुक्र नीति की वैधता एक जटिल और विवादप्रद मुद्दा है। ये पूरा विवादास्पद है, कोई नहीं बता सकता कि ये पुरानी है या नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि लिखने वाले की तुलना में इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए। तो हमें ध्यान देना चाहिए जो इसमें ज्ञान और अच्छी बातें हमें बताई गई हैं, जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि किसने लिखा उसको एक बार हमें साइड कर देना चाहिए। उसको छोड़कर कि किसने लिखी है, क्या है क्या नहीं, उसको छोड़ो। उसके अंदर जो है ना, मतलब किसने बात बोली उसको छोड़ो, बात का जो भाव है, ज्ञान है, उसको समझो, उसको प्राप्त करो। तो इस चैप्टर में यही था। होप सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।